हमारा टॉपिक है रोटेशन ऑफ ए रॉड परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। और ये क्लास 12th की सीबीएसई फिज़िक्स में काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये चैप्टर नंबर 6 का ये टॉपिक है। और ये बल्कि टॉपिक नहीं, इसे न्यूमेरिकल कह सकते हैं, क्योंकि ये वैसे तो नहीं है थ्योरी में, लेकिन ये बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि आपके पास में एक रोड है, ये रोड है ए बी, और यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड सपोज ये क्रॉस से हम डिनोट कर रहे हैं। मैग्नेटिक फील्ड जो है वो परपेंडिकुलर टू दिस पेपर है, तो जो परपेंडिकुलर टू पेपर है तो इसलिए हमने इसे क्रॉस से डिनोट किया है। इनवर्ड है, अगर ये मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड होता यहाँ पर तो हम इसे डॉट से डिनोट करते। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इसकी वैल्यू कितनी है, वेक्टर बी। वैसे रोड की नाम भी हमने ए बी रख दिया है, कंफ्यूज ना होएं। तो रोड का नाम है ए बी और यहाँ मैग्नेटिक फील्ड कितना है, वेक्टर बी। जहाँ पर भी डेरिवेशन के अंदर बी आएगा तो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड के लिए ही डिनोट होगा। तो यहाँ जो ये रोड है ए बी, इसे हम एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं, यानी कि परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड रोटेट कर रहे हैं। तो जब रोड घूमती है तो आपको पता है कि मोशनल ईएमएफ होता है, वो मोशनल ईएमएफ जनरेट हो जाएगा। दूसरी बात, यहाँ पर ये जो रोड है ये एक सर्किल में घूम रही है, तो यहाँ एक एरिया बना रही है, ये एरिया स्वीप कर रही है। तो एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि उस एरिया की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ये क्रॉस कर रही है। मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू दिस पेपर अंदर की तरफ जा रहा है, रोड उन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को काटते हुए जा रही है। तो यानी कि उतने मैग्नेटिक फ्लक्स को ये क्या कर रही है, चेंज कर रही है, उसे काट रही है। कितने टाइम में ये पूरा चक्कर लगा लेगी, उतने टाइम में ये उतना उस पूरे चक्कर का मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो चेंज हो जाएगा। तो जब भी चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स होता है तो वहाँ पर अकॉर्डिंग टू फैराडे इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट हो जाता है, वोल्टेज जनरेट हो जाती है। और अगर सर्किट कंप्लीट हो तो वहाँ पे करंट जनरेट हो जाता है। तो यहाँ पर हमें इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू देखनी है कितनी होगी, और अगर सर्किट कंप्लीट हो जाएगा तो करंट की वैल्यू भी हमें देखनी है। तो मान लिया ये जो रोड है ये यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से घूम रही है, यानी इसके घूमने की जो स्पीड है, रोटेशनल स्पीड है, वो कांस्टेंट है। सपोज ये अभी ए बी पोजीशन पे थी, थोड़ी ही देर बाद में जब टाइम टी हो गया तो टी टाइम में ये रोड की फाइनल जो पोजीशन आ गई वो ये वाली आ गई, ए डैश बी डैश। यहाँ पे कितना एंगल बना लिया इसने, थीटा एंगल बना लिया। तो अगर आप देखो कि अगर ये पूरा चक्कर लगाती तो पूरे चक्कर में सेंटर पे कितना एंगल बनाती, 2 पाई रेडियन। तो अगर एंगल 2 पाई रेडियन होता तो एरिया कितना होता, एरिया पूरा का पूरा जो सर्किल का बनता है, ये पूरे सर्किल का जो स्वीप करती है पूरी की पूरी रोड, तो वो होता है पाई आर स्क्वायर। आर की जगह पे रोड की लेंथ आ जाएगी। रोड की लेंथ ए से बी तक कितनी है, एल, तो पाई एल स्क्वायर। अगर यूनिट एंगल होता तो एरिया कितना होता, पाई एल स्क्वायर अपॉन 2 पाई। मान लिया थीटा एंगल से घूम रही है तो फॉर थीटा एंगल के लिए एरिया कितना जनरेट होगा, यहाँ पाई से पाई आपको दिख रहा है कैंसिल हो गया, तो 1/2 एल स्क्वायर तो पहले से ही था, ये बचा हुआ इनटू क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में थीटा हो जाएगा। तो ये एरिया स्वीप हो गया एक छोटे से टाइम इंटरवल में, ठीक है, यानी कि टी टाइम इंटरवल में। टाइम कितना लगा, टी टाइम में ये एरिया स्वीप हो गया 1/2 एल स्क्वायर थीटा। तो आप ये देखो कि इस एरिया में से, यहाँ से यहाँ तक के एरिया में से कितना मैग्नेटिक फ्लक्स पास हो रहा है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एरिया कितना होगा, फाई बी इज इक्वल टू वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए। डॉट प्रोडक्ट से निकालते हैं, यहाँ पर बी की जगह पे बी ही आएगा मैग्नेटिक फील्ड, और एरिया की जगह पे ये वाला एरिया आ जाएगा 1/2 एल स्क्वायर थीटा। और एंगल क्या है, कोस 0। जब भी डॉट प्रोडक्ट खोलते हैं तो थीटा एंगल आता है, थीटा की जगह यहाँ 0 आया। कोस 0 इसलिए आया क्योंकि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, और एरिया वेक्टर भी क्या होता है, परपेंडिकुलर टू एरिया, और वो भी इनवर्ड होगा, तो इसलिए दोनों के बीच का एंगल 0 होगा। अगर आप एरिया वेक्टर को आउटवर्ड ले लेंगे तो यहाँ पे 180 डिग्री का एंगल आ जाएगा। कोस 180 की वैल्यू कितनी हो जाती है, -1। तो यहाँ पे हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड से मतलब है, तो फाई बी की वैल्यू हो जाएगी 1/2 बी एल स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब आपको पता है
कि जब भी फ्लक्स में चेंज होता है तो वहाँ पर क्या हो जाता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट हो जाता है अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू कितनी होगी, माइनस डी फाई अपॉन डी टी, यानी कि इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे। ठीक है, तो जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे, माइनस साइन यहाँ इंडिकेट क्या कर रहा है, लेंज लॉ को। तो जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो बी एल स्क्वायर क्या है, कॉन्स्टेंट है, डिफरेंशिएशन किसका होगा, थीटा का होगा, तो डी थीटा अपॉन डी टी। तो डी थीटा अपॉन डी टी क्या मतलब क्या हुआ कि रेट ऑफ एंगल, और रेट ऑफ एंगल को हम बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा -1/2 बी एल स्क्वायर ओमेगा। तो अगर हम सिर्फ मैग्नीट्यूड पे ध्यान दें तो यहाँ पर इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू आ जाएगी 1/2 बी एल स्क्वायर ओमेगा। तो ये इंड्यूस्ड ईएमएफ है, और ये ईएमएफ किस किस चीज़ के बीच में जनरेट हो रहा है, ये पॉइंट ए एंड पॉइंट बी के बीच में जनरेट हो रहा है। ठीक है, तो ये इंड्यूस्ड ईएमएफ हो गया। कई बार ऐसा बोला जाता है कि ये जो रोड है ये पूरा का पूरा एक सर्किल बना रही है, या ये कह लो कि साइकिल का एक पूरा का पूरा पहिया है, साइकिल का पूरा पूरा व्हील है, और व्हील के अंदर क्या होता है, सेंटर में एक एक्सिस होती है, और यहाँ से ये जो है अलग अलग इसकी स्पॉक्स होती हैं। तो ये जो जितनी स्पॉक्स हैं, तीलियाँ हैं इस व्हील की, ठीक है, तो ये सारी की सारी इस सेंटर ए से कनेक्टेड हैं, और सब की सब रिम से कनेक्टेड हैं। तो रिम से सारी की सारी जो स्पॉक्स हैं वो कनेक्टेड हैं, और सभी की सभी स्पॉक्स की लेंथ कितनी है, एल है, लंबाई सबकी बराबर है, इसकी भी एल है, इसकी भी एल है, इसकी भी एल है। तो एक तरीके से हम ये कह सकते हो कि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। ठीक है, और जब भी इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होगा तो वो पैरेलल में क्या होता है, सबके लिए सेम होता है, वोल्टेज बढ़ती नहीं है पैरेलल में। ठीक है, अगर दो बैटरीज़ को पैरेलल में लगा दिया और दोनों की इंड्यूस्ड मतलब दोनों का पहले वोल्टेज ईएमएफ सेम थी, तो फाइनल भी उतनी ही रहेगी जितनी की पहले थी। तो यहाँ से यहाँ तक की वोल्टेज कितनी है, ई, यहाँ से यहाँ तक की भी कितनी, ई, यहाँ से यहाँ तक की भी ई है। तो सारी की सारी वही फर्स्ट पॉइंट सभी स्पॉक्स के एक जगह जुड़े हुए हैं ए पे, सेकंड पॉइंट्स जो है दूसरे एंड पे जुड़े हुए हैं बी पे। तो यहाँ पे ये सारा पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो यानी कि वोल्टेज यही मानी जाएगी। तो अगर हम इसकी सेंटर और इसके रिम के बीच में कोई वायर से अगर हम कोई एक्सटर्नल सर्किट कनेक्ट कर दें तो उसके अंदर करंट फ्लो कर सकता है। तो यहाँ पे ये वोल्टेज है, और वोल्टेज के साथ में अगर हमें एक्सटर्नल सर्किट का रेजिस्टेंस पता हो, आर पता हो, तो हम करंट की वैल्यू निकाल सकते हैं I = V/R से, यानी E के अपॉन में R से। तो ये तो हो गया कि करंट कैसे निकालेंगे। कई बार ये पूछा जाता है कि इसके मिड पॉइंट, मान लीजिए मिड पॉइंट है, इसे हमने C से डिनोट कर लिया, बिल्कुल मिड पॉइंट ले लिया हमने स्पॉक्स का। तो मिड पॉइंट C और एक्सटर्नल पॉइंट B के बीच का वोल्टेज का डिफरेंस निकालना है। तो अगर वोल्टेज डिफरेंस अगर हमें निकालना है बिटवीन C एंड B, C एंड B, तो कैसे निकालेंगे, वोल्टेज बिटवीन A एंड B में से माइनस कर देंगे वोल्टेज बिटवीन A एंड C। भाई यहाँ से यहाँ तक की वोल्टेज में से यहाँ से यहाँ तक की वोल्टेज माइनस कर देंगे तो ये वाली वोल्टेज पता चल जाएगी कहाँ से कहाँ तक, B से लेकर C तक की। ठीक है, तो A और B के बीच की वोल्टेज अभी अभी हमने फॉर्मूला से निकाली है, ½ BL² ओमेगा में से माइनस कर देंगे हाफ, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी है, L/2, क्योंकि ये बिल्कुल C पॉइंट जो है बिल्कुल मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट है तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई, L/2। तो ½ BL/2 का होल स्क्वायर इंटू ओमेगा माइनस कर दिया, तो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ आ जाएगा वो आ जाएगा E भाई L का स्क्वायर अपॉन 4, यानी कि इसमें से 1/2 तो कॉमन आ रहा है और BL² ओमेगा भी कॉमन आ रहा है, और यहाँ 1/4 टाइम्स हो गया तो यहाँ पे 3/4 और आ जाएगा। टोटल मिला के हो जाएगा 3/4 × 8 BL² ओमेगा। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।